बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, पहलगाम सानहा के तनाज़र में पैदा होने वाले जंगी बहरान को अगर देखें तो बहुत सारे लोग इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कुछ माहिरीन का ये कहना है कि किसी वक्त भी इंडिया जो है वो अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए पाकिस्तान पे हमला कर रहा है, जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि जंग के बादल गुज़रते वक्त के साथ साथ अब छटना शुरू हो गए हैं और सूरत हाल पहले से कुछ बेहतर हो गई है। पाकिस्तान ने मिज़ाइल का एक कामयाब तजर्बा भी किया है और अब्दाली मिज़ाइल सिस्टम जो है ये 450 किलोमीटर तक अपनी जो रेंज है ये रखता है। आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पे इन सारे मामलात पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अताउल्लाह तारर साहब, और इसके अलावा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें और ख़ास तौर पे एयर फोर्स की सलाहियतें जो हैं वो क्या हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे एयर मार्शल रिटायर्ड आसम सुलेमान साहब। बहुत शुक्रिया तारर साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले सर ये फरमाइएगा कि आप का ये कहना है कि जंग का ख़तरा अभी भी मौजूद है, वज़ीर दिफा का भी यही मौक़िफ़ है। आप क्योंकि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं तो ज़रा ट्रू पिक्चर जो है वो दें कौम को कि असल सूरत हाल है क्या। बहुत शुक्रिया इमरान यकूब साहब, आपने मौका दिया। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान कभी भी पहल नहीं करता, पाकिस्तान कभी भी अग्रेसर नहीं रहा, प्रोवोकेटर नहीं रहा। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी सरहदों का, अपने लोगों का, अपने वतन का दिफा किया है। और पाकिस्तान जब दिफा करने पे आता है तो फिर जहाज भी मार गिराता है और पायलट को चाय भी पिलाता है नीचे उतार के जहाज से, उसका जरा जंगी जुनून कम हो। तो ये जो बुचर ऑफ गुजरात एक वॉर हिस्टीरिया के अंदर है, इनके टीवी चैनल्स एक प्रोपेगेंडा के ऊपर चल रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, हमने भरपूर मुकाबला किया है। मैं टीवी चैनल्स का, एंकर्स का, मीडिया का, सोशल मीडिया का, मीमर्स का, जेन जी का, सबका शुक्रगुजार हूँ। कौम मुत्तहिद है, इकट्ठी है। देखिए, ये सारा कुछ जो किया गया, पहलगाम का जो वाकया है, इसकी FIR का रजिस्टर होना बिल्कुल 10 मिनट वाकये के बाद, पुलिस का 1 घंटे बाद वाकये की जगह पर पहुंचना जाए वकुआ पर, ये जितने फॉल्स फ्लैग्स हमने दुनिया को बताए हैं, ये जब भी कोई ऐसा वाकया होता है भारत क्या करता है? भारत इसकी गार्ब में और इसको जवाब बना के कोई ना कोई जारियत करता है। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी वाला मामला किया, यकतरफा तौर पे, गैर कानूनी तौर पे उसको सस्पेंड करने की कोशिश की गई। और इसी तरह पुलवामा के बाद जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर का एक स्टेटस चेंज करने की कोशिश की, आपके सामने है। हमारे यहाँ जो वाकयात हुए, हम अगर ये कहें कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया भारत ने तो कंडेम करना तो दूर की बात है, मजम्मत क्या करते, उन्होंने उस पर तशवीश का इजहार भी नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भारत स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है, सिखों को मरवाता है कनाडा में, US में, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कराता है। कलभूषण कौन है? बंदा है इनका एक नेवल कमीशन ऑफिसर हमारे पास। वो क्या करता था? वो यही काम करता था, दहशतगर्दी का, एस्पियोनाज का। तो ये एक टेरर नेटवर्क है और मुर्द इल्जाम पाकिस्तान को ठहराते हैं। देखिए, बदनीयती और मक्कारी है कि ये पाकिस्तान पे हमले का जवाब ढूंढ रहे थे, तो पाकिस्तान तो अपना दिफा करेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। और देखिए, चीफ भी गए फ्रंट लाइंस के ऊपर, एक्सरसाइज उन्होंने देखी। आप देख रहे हैं कि हमारी मुकम्मल अपने आप को डिफेंड करने की तैयारी है हर तरह से। हमारी पाक फिजाइया, पाक बहरिया, पाक फौज, और पाक फौज मुकम्मल तौर पे तैयार रहती है हर वक्त। तो इस बात का बिल्कुल इम्कान है कि ये जो एक साजिश की गई है, पहलगाम नामी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसका असल हदफ ये है कि पाकिस्तान पे कोई ना कोई मिस एडवेंचर करना। मगर इस दफा आए तो फैंटास्टिक मार पड़ेगी इनको, और इनको वो सबक सिखाएंगे अगर पाकिस्तान की तरफ ये बढ़े कि इनकी अगली 7 नस्लें याद रखेंगी कि किससे पाला पड़ा। अता साहब, गुजारिश ये है कि बाज़ लोगों का ये ख्याल है, जो जिस तरह से आपने अपने गुफ्तगू में भी जिक्र किया, बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि असल में तो ये एक बहाना है, सिंध आज़माइदा असल निशाना है। तो आप भी क्या ऐसे ही समझते हैं? जी बिल्कुल, ये अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्टेन करने के लिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। और देखिए, पूरी दुनिया कह रही है कि भारत के पास पाकिस्तान को इस वाक़े से लिंक करने का कोई सबूत मौजूद नहीं है। अगर है तो सामने लेके आए। इकोनॉमिस्ट कह रहा है, टाइम कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ये बात कर रहा है, अल जजीरा ये बात कर रहा है, सब कह रहे हैं कि कहाँ है सबूत, और सबूत इनके पास नहीं है।
तो मैं ये समझता हूं कि भारत की पॉलिसी नाकाम रही है, सफारती महाज पे नाकामी, नैरेटिव के डोमेन में नाकामी और पसपाई का इनको सामना करना पड़ा। तो मैं कहता हूं बड़ा मार्का मार लिया हमारे अकाउंट बंद करके। वी डैम केयर, मैं इंडियंस को कहना चाहता हूं, वी डैम केयर। जो बंद करना अकाउंट बंद करो। आओ ना जरा दिखाते हैं कि हम किस चीज के बने हुए हैं। पिछली दफा भी 2 जहाज तुम्हारे गिरा दिए थे। तो मैं ये समझता हूं कि ये वॉर हिस्टीरिया, ये सच सुनना ही नहीं चाहते। जो पाकिस्तान चैनल्स को यूट्यूब पे ब्लॉक कर रहे हैं, एंकर्स को, मेरा अकाउंट बंद किया है, पीएम साहब का बंद किया है, तो इनके लिए तो मैं 3 वर्ड्स हैं और वो है वी डैम केयर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के जो सदर हैं, उन्होंने कहा कि पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है। अब भारत जिस तरह से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, अगरचे सफारती महाज पे इस दफ़ा उसको वो कामयाबी नहीं हुई, तो क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान क्योंकि खुद सलामती कौंसिल का मेंबर भी है, तो हमें खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए और इजलास बुलाना चाहिए ताकि झूठे को झूठा साबित किया जा सके? देखिए, सफारती महाज पे बड़ी कामयाबी से हम चल रहे हैं। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है, दीगर ममालिक ने एक अच्छा बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। तो हर स्टेप बड़ा हम फूंक फूंक के ले रहे हैं, बड़ी ड्यू कंसिडरेशन कंसल्टेशन के बाद दे रहे हैं। और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का जो भी मौकफ होगा वो ड्यू कंसिडरेशन के बाद किया जाएगा। हम नहीं चाहते कि कबल अज़ वक्त कोई ऐसा स्टेप लिया जाए। तो हर चीज ज़ेरे गौर है। कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड में इंटरनेशनल फोरम्स पे हम अपने डेलीगेशन भिजवा रहे हैं, जिसमें तमाम मुख्तलिफ पार्टियों से लोगों की नुमाइंदगी होगी। पाकिस्तान का मौकफ रखने जाएंगे वो दुनिया के सामने। तो हम सफारती महाज पे डटे भी हुए हैं, हम मुकम्मल तौर पे तैयार भी हैं, और जो भी पाकिस्तान के मफाद में हुआ हर वो स्टेप लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा अता भाई, ये बताइएगा कि दफ्तर खारजा ने कहा कि वीज़े मनसूख करने का जो फैसला है, भारतीय फैसला, उसके बड़े संगीन इंसानी जो चैलेंजेस हैं वो सामने आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस चैलेंज से निपटने के लिए हमारी हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, जो कई ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज होते हैं जंगों के अंदर भी आप मेडिकल पेशेंट्स, माजूरों को, कुछ स्पेशल लोगों को आप टारगेट नहीं करते। अब जो मेडिकल इलाज के लिए लोग गए हैं पाकिस्तान, तो उनका ख्याल कर रहा है कि जो यहाँ पे उनके लोग आए हैं, और पाकिस्तान जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं उस पर मुकम्मल जो है वो उनका ख्याल करेगा। मगर अगर उनमें इंसानियत नहीं है कि वो मेडिकल पेशेंट्स को भी निकाल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उस हिंदुत्व आइडियोलॉजी का नतीजा है जो इनके सर पे सवार है। तो इस आइडियोलॉजी का पहले भी हमने बड़ी मजबूती के साथ मुकाबला किया था, अब भी करेंगे। तो भारत जो मर्जी करे और जैसे मर्जी जो है वो इकदाम उठा ले। हमने तो एयर स्पेस बंद कर दी ना। रो रही है एयर इंडिया कि जी इतने $100 मिलियन का नुकसान हो गया, पहले सोचना था ना। और जो एयर स्पेस बंद हुई है, पाकिस्तान को तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर भारत को नाकों चने हमने चबवा दिए कि उनकी एयरलाइन तकरीबन जो है वो अब बैंकरप्ट हो जाएंगी बहुत जल्द। आज वो एयर इंडिया का कल भी बयान आया कि जी अगर साल एक रहा तो 60 अरब का नुकसान होगा उन्हें। जी बिल्कुल। और एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन, इंडिगो, ये सारी एयरलाइन जो है ना, अब इनको पता लगेगा कि इकोनॉमिक लॉस होता क्या है। और तजारती हवाले से भी हमने इनके गुड्स वगैरह बंद कर दिए और इनकी अशिया पाकिस्तान में नहीं आएंगी। उससे भी आप देखिए कि इनकी इकोनॉमी को कितनी बड़ी हिट मिलती है। पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है और पाकिस्तान की तरफ से बड़ा दो टोक और बड़ा वाजे इस पे जो है वो इकदाम किए गए। अता साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि हालिया बहरान में पाकिस्तान ने वाकई सफारती सतह पे बड़ा शानदार जो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी, जैसे आपने खुद कहा कि ये जो हिंदुत्व का प्रचार है और जिस तरह से फाशिस्ट हुकूमत है, खुद वो उनकी पॉलिसीज़ देख लें तो वो इस तरह के फार्स फ्लैग ऑपरेशन से बाज तो नहीं आते। तो क्या हमने इस सिलसिले में भी कुछ इकदाम किए हैं कि मुस्तकबिल में अगर वो इस तरह का कुछ करें तो उससे किस तरह से निपटा जा सके? देखिए, पाकिस्तान किसी भी सिचुएशन से डील करने को तैयार रहता है, और इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भी पाकिस्तान ने जिस तरह मुकाबला किया है डट के, और सफारती महाज पे नैरेटिव डोमेन में जो कामयाबी मिली है वो पाकिस्तान की अच्छी तैयारी और पाकिस्तान की एक मजबूत और मरबूत हिकमत अमली का नतीजा है। तो मैं समझता हूँ जो इन्होंने इस दफा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया उसकी जो नतायज मुरतब हुए हैं, और उनको तवक्को नहीं थी कि इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, तो आइंदा मेरा ख्याल है जुर्रत नहीं करेंगे इस तरह की हरकत करने। अच्छा तारिक साहब, इंडिया को अमेरिका से जो तवक्कुआत थी वो भी इस हवाले से पूरी नहीं हो सकी। अमेरिका ने भी खुल के
उनके मौक़िफ़ की तायद नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन को कायम रखा जाए। तो अमेरिका का ये तर्ज अमल है जो, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पे अमेरिका ने दोनों ममालिक को कहा है कि रिस्ट्रेंट शो करें, डी एस्केलेट करें, और दोनों ममालिक से हमारी कुर्बत है। तो मैं समझता हूँ कि भारत को इसकी तवक्को नहीं थी। ये भी, इसको भी मैं पाकिस्तान की सफारती कामयाबी समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि भारत को बड़ी सुक्की का सामना करना पड़ा है। जो उनके दावे थे बुलंदोबांग, तो अल्लाह ताला ने मदद की है, मेहरबानी फरमाई है, और पाकिस्तान को एक तकवीयत मिली है स्टांस से। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, कभी भी पहल नहीं करता, मगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की गई तो उसका जवाब देना हम खूब जानते हैं। अच्छा सर, चीन की अगर हम बात करें तो मारूफ जो चीनी तजियाकार और माहिर आलमी अमूर हैं विक्टर गाओ, उन्होंने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि जनाब अगर कोई इस तरह की सूरत हाल हुई तो पाकिस्तान जो है चीन उसका भरपूर साथ देगा। तो क्या आप समझते हैं इससे भी भारत को समझ नहीं आनी चाहिए कि उसकी चाल बिल्कुल नाकाम हो चुकी है? बिल्कुल 100%। कल विक्टर गाओ ने जो बात की और वाशगाफ अल्फाज में की और भरपूर और मजबूत तरीके से की, उससे पहले चीनी दफ्तर खारजा का भी बयान आ चुका था, चीन के वजीर खारजा ने भी इसहाक डार साहब से बात की हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि विक्टर गाओ का इस हवाले से जो एक स्टांस है, उससे भारतीय हलकों में खलबली मच गई है और वो बहुत घबराए हुए हैं इस चीज़ से। और चीन पाकिस्तान का एक ऑल वेदर फ्रेंड है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हर मुश्किल में, हर कड़े वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। अच्छा अता साहब, ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो इंडिया जो है वो सिंध ताश माहदे को मुअत्तल करने की बात करता है, लेकिन अमल जो है वो उल्टा कर रहा है। पहले झेलम में पानी छोड़ दिया, फिर चिनाब में पानी छोड़ दिया। तो इस तर्ज अमल को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, भारत के पास अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी नहीं है पानी रोकने की, और जो सिंध ताश माहदे को यकतरफा गैर कानूनी तौर पे मुअत्तल करने की कोशिश है, ये लीगली बहुत वीक है, बड़ी वीक फुटिंग पे है, और इसमें भी इनको बहुत मैं समझता हूँ कि सुक्की का सामना करना पड़ेगा। और ये बच्चों वाली और इमैच्योर हरकत की है, और इसके ये भारत के खिलाफ देखिएगा कि ये उसके खिलाफ जाएगी सारी बात। अच्छा अता साहब, जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वज़ीर दिफा, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश भी की जिससे वो पानी को रोक सके, तो पाकिस्तान के पास क्या ऐसे हालात मौजूद हैं कि ख्वाजा साहब के बयान के मुताबिक हम उसको तबाह कर सकें? देखिए, पाकिस्तान ने, मैं स्ट्रैटेजी पे तो नहीं जाता और ऑपरेशनल डिटेल पे नहीं जाता, पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है, वज़ीर आज़म ने भी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, उसके अल्फाज बड़े क्लियर हैं कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका या डाइवर्ट किया गया तो पाकिस्तान पूरी स्ट्रेंथ से, पूरी माइट के साथ उसका रिस्पांस देगा। ऑपरेशनल डिटेल मैं शायद ना ही जाऊं तो बेहतर है, मगर वी आर क्लियर कि रिस्पांस दिया जाएगा इस चीज़। अच्छा सर, इंडिया की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ महाजों से नाकामी के बाद अब इंडिया IMF से कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान को दिए गए कर्ज़ों का सर-ए-नौ जायज़ा लिया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि IMF मोदी की बातों में आएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सफारती कामयाबियां जो समेटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस तरीके से इस मामले को आगे लेके चला है, ये एक हसास मामला है, और बस दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर रखे, और पाकिस्तान जिस कामयाबी से इन तमाम महाजों पे जो है वो पूरी मेहनत कर रहा है और कामयाबियां मिल रही हैं, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। मैं इसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, बतौर वज़ीर इत्तलात मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस इशू के ऊपर एहतियात बरती जाए, और इसकी उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी की हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनके प्रोग्राम को कंडक्ट किया है, अपने ताईं भी बहुत सारे मेजर्स दिए हैं, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो मुआशी इस्तेहकाम आया है एक साल में, वो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा मुआशी इस्तेहकाम इतनी जल्दी पहले देखने में नहीं आया। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ बड़ी हौसला अफजा है, और इससे बहुत पाकिस्तान को जो है वो तकवीयत मिलेगी। अच्छा तारड़ साहब, आप अगर जिस मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो एक मामला है कि अगर ये पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को देखें तो काफ़ी अरसे के बाद मुल्क में सियासी जमातें एक पेज पे नज़र आई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद क्या मुल्क में सियासी सूरत हाल जो है उसमें भी कोई बेहतरी आ सकती है? देखिए, इस मौके पे ना कोई PMLN, ना PTI, ना पीपल्स पार्टी, ना JUI, ना ANP, ना MQM, हम सारे पाकिस्तानी हैं और इस कॉज के साथ हैं, पाक फौज के साथ हैं, और एक मुश्तरका दुश्मन है भारत,
उसके खिलाफ यक ज़बान होकर हम खड़े हैं, डट के खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं उनका। तो मैं समझता हूँ कि इससे माहौल में बहुत बेहतरी आएगी। जो पॉलिटिकल एक सिचुएशन है, आपस की सियासी इख्तलाफात रहते हैं, वो बाद में भी रहेंगे, मगर इस मौके पे जो एक इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम गया है, उसने हमारे नैरेटिव को बड़ी तकवीयत दी अल्लाह ताला के फजल से। अच्छा तारड़ साहब, इंडिया में अगर हम देखें तो उनके फ़ौज के अंदर से जर्नैल हों या साबिक उनके कोर कमांडर हों या रा के कुछ पुराने अफसर हों, वो सब इस बात पे नज़र आता है कि जिस तरह से वो पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद करते नज़र आते हैं या भारतीय मौक़िफ़ को मुस्तरद करते नज़र आते हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि ये भी एक पाकिस्तान की कामयाबी है कि पहली दफ़ा उनके अंदर से भी ये आवाज़ें आ रही हैं? बिल्कुल जी, मैं ये समझता हूँ कि उनकी स्टेट पूरी डिवाइडेड है और उनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की कमी है। उनके सीएम जो हैं वो भी ये बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ स्टेट्स के। और उसके अलावा अगर आप देखें तो उनकी इंटेलिजेंसिया, एकेडमिया, जर्नलिस्ट मोदी सरकार के इस मिस एडवेंचर के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। और उनके साबिक अफसरान, बल्कि एक उन्होंने वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ को सैक किया, एक जर्नैल की ट्रांसफ़र की। तो लोग अब सवाल कर रहे हैं, उनकी तो सिखों ने कहा है कि हम नहीं लड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो इंडिया बुरी तरह डिवाइडेड है अपनी नाकाम पॉलिसी की वजह से और मोदी के वॉर हिस्टीरिया की वजह से। मोदी ने वो नुकसान इंडिया का किया है कि हमें बड़ी खुशी है इस चीज पे कि वो आज एक आवाज बन के बोल भी नहीं सकते। डीजी इंटेलिजेंस को काले पानी भिजवा दिया जी। जी बिल्कुल, डीजी इंटेलिजेंस को काले पानी भिजवाया है और इंटेलिजेंस फेलियर पे भिजवाया है। और जंगों के दौरान जब आप ये एस्केलेशन कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ये पहलगाम वाला वाकया फॉल्स फ्लैग था, उस पर सही स्टोरी डेवलप नहीं हो सकी और सजा के तौर पे डीजी इंटेलिजेंस को उन्होंने रवाना कर दिया काले पानी। तो ये अभी इनके मुंह काले होंगे सबके, ये मोदी समेत पूरी इनकी कौम के मुंह काला होगा। ये तो भी काले पानी किया है, इनका सारों का मुंह काला करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा अता साहब, बांग्लादेश के एक जो साबिक जर्नैल हैं उन्होंने भी कहा कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है तो पाकिस्तान को चाहिए कि इंडियन रियासतों पे कब्जा करे। तो बांग्लादेश की तरफ से भी इस तरह की बातें आना, इसको आप कितना खुशाइंद समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बड़ी बेहतरी आई है और बहुत ज़बरदस्त जो है वो ताल्लुकात डेवलप हुए हैं। हमारा एक वो दोस्त मुल्क है और उसके साथ एक हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज बड़े इंप्रूव हुए हैं, बड़े डेलीगेशन इधर आए हैं, कुछ हमारी तरफ से गए हैं। तो ना सिर्फ बांग्लादेश खित्ते में बाकी ममालिक भी पाकिस्तान की भरपूर हिमायत कर रहे हैं, जिस पे हम उनके शुक्रगुजार हैं। अता साहब, आप इस वक्त कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि इस सारी सूरत हाल में कौम को किस तरह से बिहेव करना चाहिए? कौम को मुत्तहिद रहना चाहिए, मोराल उनका हाई रहना चाहिए और उनको एतमाद होना चाहिए कि उनकी पाक फौज, रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का ऐसा जवाब देगी कि कौम को फख्र होगा उस पर। अच्छा, डट के खड़े हैं जी। अता साहब, आज क्योंकि आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन भी है और आप वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, तो यहाँ सहाफ़ियों के मसाइल भी आपके सामने है सारे। इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हमने तो बड़ी कोशिश की है बतौर हुकूमत के और बतौर रियासत के कि ये जो सहाफ़ियों की वेलफेयर के लिए बड़ा काम किया है, उनकी तनख्वाहों के मामलात के लिए बड़ा काम किया है, पेंडिंग पेमेंट्स के लिए बड़ा काम किया है, उनके हेल्थ कार्ड का इजरा किया है। तो जो दीगर मसाइल हैं, मैं समझता हूँ कि हम अवेलेबल रहते हैं एंगेजमेंट के लिए। तो बिल्कुल सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बड़ा अहम है और उसमें बड़ा फ़ाल किरदार अदा करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब। नाज़रीन, आपने अतार साहब की गुफ्तगू सुनी। अब वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर की रेंज के हामिल अब्दाली मिसाइल निज़ाम का कामयाब तजर्बा किया है। इस निज़ाम से पाकिस्तानी फ़ज़ाया कितनी मजबूत होगी और ये मिसाइल क्या क्या वारहेड साथ ले जाके किस रेंज तक हमला कर सकता है, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज ख़ास तौर पे हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब को। थैंक यू वेरी मच आसिम साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर देते हैं कि मौजूदा जो सारी सूरत हाल है और जिस तरह से इंडिया की तरफ से पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जंग का माहौल बनाया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी एयरफोर्स के शाहीन जो हैं
वो तैयार हैं इस सारे मामले से निपटने के लिए? अस्सलाम वालेकुम जी, और थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। सबसे पहले तो जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी एयरफोर्स जो है वो इस वक्त नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स है, बड़ी मॉडर्न है। और इसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि हमारे पास एक बहुत अच्छी लीडरशिप रही हमेशा से, और सारे हमारे जो कमांडर थे और जो लीडर थे उन्होंने एयरफोर्स को बनाने में बहुत मेहनत की। और आज जहाँ पे एयरफोर्स खड़ी है ये बहुत क्रेडिट है हमारे पिछले कमांडर्स का, और स्पेशली हमारे अब के जो कमांडर हैं एयर चीफ मार्शल बाबर, उन्होंने इस एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने में एक बहुत अहम रोल अदा किया। और 2019 का अगर हम देखें, जो जब इंडिया ने हमें पहली लास्ट टाइम अटैक किया था, उससे लेके अब तक पाकिस्तान एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। और इसमें हमने अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की है, हमने अपने वॉरफेयर के तरीके इम्प्रूव किए हैं, फिर ट्रेनिंग हमने इम्प्रूव की है, जो हमने नए सिस्टम्स इंडक्ट किए थे उसकी वजह से। और फिर अब जो मेन चीज़ है, पहले हमेशा से हमारा ये होता था कि जी हमारा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कि उनके पास कितने जहाज़ हैं और हमारे पास कितने जहाज़ हैं, हम उनके पास कितने स्क्वाड्रन्स हैं, हमारे पास कितने स्क्वाड्रन्स हैं। अब जो है ये कैपेबिलिटी बेस्ड जो है अभी जो है हमारे जो स्ट्रेंथ जो होती है वो काउंट होती है। अब जहाज़ों के नंबर्स जो होते हैं उनका उतना रोल नहीं रह गया जितना आपकी कैपेबिलिटी का है कि आप दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपने आप को किस तरह आप बचा सकते हैं, आपके पास कितनी सख्त है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट है वॉरफेयर का और वॉरफेयर असेसमेंट का वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अब अगर आप कहें कि जी आज हम कहाँ खड़े हैं, तो हम वहाँ पे खड़े हैं जी जहाँ पे मोदी साहब को जवाब दिया जा सकता है कि जी अब जिस तरह पहले हमने अभी नंदन को चाय पिला के वापस कर दिया था, अब चाय पिला के वापस नहीं करेंगे। किसी को भी जो आएंगे उनको जो है ना फिर यहाँ पे अब आके दाल रोटी खानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद तो आगे की कोई इनके लिए हमने गुंजाइश छोड़ी नहीं है। तो अच्छा, ये पता होना चाहिए। आसिफ साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने आज 450 किलोमीटर रेंज के हामिल अब्दाली मिसाइल निज़ाम का कामयाब तजर्बा किया है, तो आप क्या समझते हैं कि इस मौजूदा जंगी सूरत हाल में इस मिसाइल का तजर्बा करने से क्या भारत को भी कोई इशारा दिया गया? देखिए जी, ये जिस वक्त दो तनाव खड़ा होता है दो मुल्कों के दरमियान में, तो उस वक्त ये जो है इस तरह की ब्रिंकमैनशिप की जाती है और तजर्बे किए जाते हैं ताकि दुश्मन को बता दिया जाए कि जी हमारे पास क्या कैपेबिलिटी है। और हमारे पास ये जो है कैपेबिलिटी जो है, ये जो अभी मिसाइल 450 किलोमीटर का इन्होंने टेस्ट किया, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको एम्प्लॉय करने के लिए हमारे जो ग्राउंड फोर्सेस हैं ये बेसिकली उनकी सपोर्ट के लिए होगा। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि अगर आप ग्राउंड फोर्सेस के ऊपर आप किसी किस्म का वल्वला और ये जो है आप उनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, तो उसका आपको जो जवाब जो है वो बड़े अच्छे तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम इतने शॉर्ट रेंज के ऊपर भी बड़ी कामयाबी से अपने टारगेट को अपना हदफ बना सकते हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि भारतीय फौज का गैर कानूनी हिरासत में रखे गए पाकिस्तानी जो हैं उनके इनकाउंटर का मंसूबा जो है वो बेनकाब हुआ है। आप क्या समझते हैं, ऐसे वाक़यात जो हैं वो जंगी जराइम में शुमार नहीं होते? भारत का हाथ कैसे रोका जा सकता है? देखिए जी, भारत को तो वो कभी इन्होंने किसी इंटरनेशनल नॉर्म की तो पासदारी की नहीं ना, इन्होंने तो अपनी मर्ज़ी से करते हैं जो इनका दिल करता है, और ये एक अच्छी बात नहीं है। इसका नुकसान जो है ये आपके मुल्क की साख्त को होता है। भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसको इस तरह छोटे हरबे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आप अपना स्टेचर कम कर रहे हैं, आप अपनी जो है रिस्पेक्ट कम कर रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें करने से आप कोई चीज़ अचीव नहीं करते। जो है मासूम लोगों की जाने लेना तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन यह है कि उनके यहाँ कोई मासूम का लफ्ज़ में हाल है उन लोगों की डिक्शनरी में है ही नहीं। उनके लिए कोई मासूम नहीं होता, उनके लिए सारे मुजरम हैं। तो ये जब आपके पास इस तरह का एटीट्यूड होगा तो आप हमेशा इसी तरह की
एक्ट्स करेंगे जिससे आप दुनिया को भी नाराज़ करें, लोगों को भी नाराज़ करें, और फिर किसी आप नॉर्म और किसी कल्चरल तरीके से या कल्चर तरीके से आप अपने आप को एक इंटरनेशनल और एक अच्छे मुल्क बन के आप अपने आप को मनवा नहीं सकते। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तानी जो सफ़ीर हैं अमेरिका में, रिजवान सईद शेख साहब, उनका कहना है कि कश्मीर जो है उसके लिए सदर ट्रंप को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि कश्मीर के इशू पे वो कुछ सालसी करें, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान यही न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। तो आप क्या समझते हैं, इस हवाले से आपका क्या तबसरा है? देखिए जी, वो पाकिस्तान का जो पॉइंट है और जो वो सफ़ीर साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो एक्चुअली बिल्कुल उनका सही स्टांस है, और अगर वो उनकी बात सुन लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर उसके ऊपर अमल हो जाएगा तो ये अभी जो हालात बने हुए हैं शायद इसके अंदर बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि हमारा हमेशा से कश्मीर का तो फ्लैश पॉइंट रहा ही है इंडिया के साथ, और अगर आज ये इशू रिज़ॉल्व हो जाता है तो हमारे काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। और जिस तरह की हमारी क़यादत भी हमेशा ये कहती है कि वो हमारी जगलर वेन है, तो जगलर वेन के लिए तो फिर आपको अपना स्टांस जो है बड़ा क्लियरली बताना पड़ता है। अच्छा सर, के एक साबिक जो मेजर जनरल हैं फजलुर रहमान, उन्होंने अपनी क़यादत को मशवरा दिया है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ती है तो बांग्लादेश को 7 जो भारत की रियासतें हैं मशरक़ी भारत की, उन पे कब्ज़ा कर लेना चाहिए। तो बांग्लादेश का इस तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट के लिए आगे आना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये मुझे इसका कोई इतना इल्म नहीं है जी, ये जो डेवलपमेंट आप बता रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी जो स्टेटमेंट है जब तक उसकी ऑथेंटिकेशन ना हो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब से गुफ्तगू अभी जारी है, लेकिन वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा सर, आप ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के पास जो जंगी तैयारे हैं उनका आप इंडिया के साथ जो जंगी तैयार हैं उनसे किस तरह से मुआवजा कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी वाइज हम किस तरह से इंडिया से बेहतर हैं? देखिए जी, जब आप जहाज़ों का आपस में मुआवजा करते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप उसको देखते हैं कि कौन सा जहाज़ किस किस्म की काबिलियत रखता है। लाइक अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में अगर आप J-10 को देखते हैं जो इस वक्त हमारा नंबर 1 फाइटर है, उसके ऊपर PL-15 मिसाइल लगे हुए हैं, और इंडिया के पास जो नंबर 1 फाइटर है उसके ऊपर जो है राफेल के ऊपर मीटियोर मिसाइल लगे हुए हैं। अब इन दोनों की रेंजेस में फ़र्क है। हमारे जहाज़ों की रेंज, मिसाइलों की रेंज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी इंडियन एयरक्राफ्ट। तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है। फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी में ये होता है कि आप अपने दुश्मन के ऊपर पहले वार कर देते हैं इससे पहले कि वो आप पे वार करे। तो हमारे पास वो जो एक्स्ट्रा रेंज है PL-15 की जो अबूर है मीटियोर के ऊपर, तो हमारे पास ऐसा मिसाइल है जो हम पहले दुश्मन पे दाग सकते हैं। फिर PL-15 जो है हमने अपने जो JF-17 ब्लॉक 3 जहाज़ हैं जो हम पाकिस्तान में बनाते हैं उसके ऊपर भी मॉडिफाई किया हुआ है। तो ये एक और जहाज़ है पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है इंडियन एयरफोर्स के ऊपर। तो 2 जहाज़ आपके पास ऐसे हैं जिसके अंदर आपकी फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है, एक आपका J-10 और दूसरा JF-17। और वहाँ पे इंडिया में जो इसके मुकाबले का जहाज़ है वो मुकाबला तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा कम जो है सलाहियत वाला वो जो है वो राफेल है। तो आपके पास 2 जहाज़ हैं फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी वाले और इंडिया के पास 1 जहाज़ है और उनके नंबर्स भी कम हैं। फिर उसके बाद अब आप आ जाएँ बाकी जहाज़ों के ऊपर, तो जो उनके बाकी जहाज़ हैं उनके पास भी जो कैपेबिलिटी है, हमारे F-16 जो हैं वो उनके पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है उन जहाज़ों के ऊपर। तो हमारी ओवरऑल देखें तो हमारे पास JF-17, ब्लॉक 3, J-10, F-16 ये सारे मिला के इनकी जो कैपेबिलिटी है वो इंडियन जो जहाज़ हैं उनकी एयर टू एयर कैपेबिलिटी से बेहतर है।
और जब आपकी ये बेहतर होगी तो उसका मतलब ये है कि आप उनके ऊपर गलबा पाएंगे और आप उन पर हावी हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे जहाज़ों को, इंडियन जहाज़ों के ऊपर। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमने पिछले 3 साल के अंदर ये कैपेबिलिटी हासिल की थी PL-15 की और J-10 की। उससे पहले जब हमारे पास ये नहीं थे और इंडिया के पास ये था राफेल था, उस वक्त इंडिया के पास थी फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी। ये फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी 2019 में हमारे पास थी, फिर उसके इंडिया के पास चली गई राफेल के आने से, और फिर जब हमने J-10 इंडक्ट किया, और ये J-10 की भी जो है क्रेडिट जो है हमारे प्रेजेंट एयर चीफ को जाता है कि उनकी काबिश से और गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से, और ये जो है हमारी अस्करी क़यादत उसकी वजह से, ये सारी चीज़ें जो हैं आज एक आपको फॉर्मिडेबल फोर्स बनाती हैं और आपको एक ये कैपेबिलिटी देती हैं कि आप इंडियंस के ऊपर हावी हो सकें हवा के अंदर। अच्छा एयर मार्शल साहब, ये फरमाइएगा कि जंग के बादल जो हैं वो कुछ लोगों का ख्याल है कि अब छटने लग गए हैं, और आलमी मुबसरीन जो हैं उनका भी बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अब ख़तरात जो हैं वो कम हो रहे हैं दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि मोदी जो है वो अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ हरकत ज़रूर करेंगे। आप क्या समझते हैं, आपकी ज़ाती राय क्या है कि मोदी जो है वो अकल से काम लेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे? देखिए जी, पहली तो बात ये है कि मोदी साहब की जो है ना, लगता है कि आंखों में खून उतरा हुआ है, और दूसरी बात ये है कि वो जो कुछ करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पाएगा। और ये बिल्कुल जो लोगों का इम्प्रेशन है कि जी बादल छट रहे हैं, मेरे तो ख्याल में छट जाने चाहिए। और अगर ये सिर्फ तब छटेंगे जब मोदी साहब को ये चीज़ समझ आ जाएगी कि जंग में उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और उनको ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो जंग करने की या जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे हम पे, तो हम उसका जो है ना बहुत ज़ोर से उनको जवाब देंगे, और मेरा ख्याल है कि वो ये इसको सह नहीं पाएंगे। तो बेहतर यही है कि वो इस चीज़ को ना करें। मैं 2001-2 में इंडिया में ही था जब ये मोदी साहब जो होते थे, चीफ मिनिस्टर होते थे गुजरात के, और उस वक़्त भी इन्होंने जो वहाँ पे काम किया गुजरात में वो सारी दुनिया को पता है, और जिस तरह इन्होंने वहाँ पे जुल्म ढाए, तो अगर देखा जाए तो मोदी साहब का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये तो इंटरनेशनल क्रिमिनल हैं, और ये जो है ही वॉज नॉट अलाउड टू गो टू मैनी कंट्रीज जो इन्होंने काम किया था गुजरात के अंदर। तो अगर वो ये काम करना चाह रहे हैं तो कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर उनमें कोई थोड़ा सी सेमिलेंस आए, कोई थोड़ी सी ठंडे दिल से वो सोचें, तो शायद वो इस चीज़ को अवॉइड कर सकेंगे कि वो एक अपने लिए भी जो है वो उनके लिए फेस सेविंग हो जाएगी, और ये जो है दुनिया के लिए भी एक बहुत सुकून का पैगाम होगा कि जी इंडिया को थोड़ी सी समझ आ गई है। लेकिन अगर वो ये चाहेंगे कि मैं कुछ ना कुछ करूं, तो उसका जवाब तो मिलेगा। ये ऐसे तो नहीं होगा कि मोदी साहब हम पे वार करें और हम उनको देखते रह जाएं। उसका जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वो जितनी भी शिद्दत से हमें अटैक करेंगे या हम पे हमला करने की कोशिश करेंगे, उससे 10 गुना शिद्दत से उसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा आसिम साहब, ज़रा आखिर में ये फरमाइएगा कि कुछ सियासी जो तज्ज़ियाकार हैं या दफाई तज्ज़ियाकार, उनका ये कहना है कि अमेरिका और इंडिया क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो अमेरिका को भी चाहिए कि वो मोदी को समझाए और इंडिया को इस नहज पे लेके आए कि वो अपनी सोच बदल के जंग का इरादा तर्क कर दें। तो आप इस सारे अमल में अमेरिका के किरदार को किस तरह से देखते हैं? लेकिन जी वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, बहुत करीब हैं एक दूसरे के, और यकीनी बात है कि इंडिया उनकी कोई बात सुनता भी होगा। तो मेरा तो ख्याल है कि अगर अमेरिकन इंडियंस को ये समझाने की कोशिश करें कि वो थोड़े राय रास्त पे आ जाएं और ये वाला जो जंग का हिस्टीरिया है, जो उनको बुखार चढ़ा हुआ है जंग का, इसको ख़त्म करें। जब वो ख़त्म करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि ये पीस आएगा साउथ एशिया के अंदर। अगर साउथ एशिया में पीस आएगा तो दुनिया में पीस आएगा, क्योंकि ये देखें, ये पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया में एक बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क हैं ये दोनों, और एशिया के बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क हैं।
तो यहाँ पे अगर ये इस किस्म की ये जो मोदी साहब माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इस नुकसान को अगर कोई बचा सकता है तो वो मोदी साहब खुद हैं, क्योंकि वो और उनको कोई समझाने वाला हो, उनकी तो अब पता नहीं चलता कि उनकी समझ जो है वो किस तरफ जा रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह के इन दोनों मुल्कों के आपस में ताल्लुकात हैं, वो अमेरिका शायद मनाने में कामयाब हो जाए, और अदरवाइज़ नहीं, अगर वो कामयाब होते तो जो मोदी साहब करना चाह रहे हैं उसके तो रिज़ल्ट्स बहुत ख़राब होंगे। और ये तो मोदी साहब को पता है कि वो छोटा अटैक करें या बड़ा अटैक करें, जितना भी बड़ा वो करेंगे उससे जो है 10 गुना उनको जवाब मिलेगा। ये कोई यहाँ प्यार मोहब्बत तो हो नहीं रहा जी, वो कोई हम पे फूल बरसाने की तो बात नहीं कर रहे। मोदी मोदी खिते में जो कुछ करने जा रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, उससे सिर्फ ये कि दोनों मुल्कों के लिए बहुत नुकसान होगा, बल्कि खुद इंडिया को इसका ज़्यादा नुकसान होगा। थैंक यू वेरी मच एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।